हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त जो है अपना मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम जो भी है कॉमर्स के स्टूडेंट का बीबीए बीबीएम सभी में चलता है, तो एटलीस्ट वहाँ का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पब्लिक फाइनेंस अपने आप में वैसे तो पूरा सब्जेक्ट ही है, पब्लिक फाइनेंस नाम का एक सब्जेक्ट है आपके जो पूरा आपके कॉमर्स स्ट्रीम में एमकॉम एमए उसमें चलता है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए। Then what do you mean by public finance कि रियल में सार्वजनिक वित्त का अर्थ क्या है? तो हम इसको दो भागों में बांट देते हैं, सार्वजनिक और वित्त। सार्वजनिक का मतलब आप समझते हो कि जो लोगों के समूह से निर्धारित हो या जो सरकार की गतिविधियों में आता हो, और वित्त का अर्थ है फाइनेंशियल कैपिटल वेल्थ एक्सेट्रा, आप कुछ भी ले सकते हो। देन पब्लिक मीन्स लोगों का समूह है, और फाइनेंस मीन्स धन का स्रोत, जहां आपके धन के जो है कलेक्शंस एटलीस्ट उसको हम फाइनेंस मानते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है। तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब हो गया लोगों के धन, सरकार जो है वेल्थ जो कलेक्ट करती है एटलीस्ट उसको हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। प्रोफेसर डाल्टन, अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग वे में डिफाइन किया गया है। प्रोफेसर डाल्टन के अकॉर्डिंग सार्वजनिक वित्त एक ऐसा विषय है, पब्लिक फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सार्वजनिक अधिकारियों के आपसी सहयोग से किए गए आय और व्यय का अध्ययन करता है। इट मीन्स इसमें ओनली हम गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट का जो हमारा पर्टिकुलर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो सार्वजनिक अधिकारियों के किए गए आपसी सहयोग से जो भी इंटरनल उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उससे वो आय और व्यय का जो अध्ययन है एटलीस्ट वो करता है। सार्वजनिक वित्त सार्वजनिक अधिकारियों के आपसी सहयोग से आय और व्यय का अध्ययन करता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उन्होंने आपस में क्या आय और क्या व्यय का अध्ययन किया है, वही एटलीस्ट पब्लिक फाइनेंस है, या उसको ही हम सार्वजनिक वित्त कहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार। ये जो है डाल्टन के अकॉर्डिंग ये पब्लिक फाइनेंस या सार्वजनिक वित्त की परिभाषा है। प्रोफेसर फिनले श्रीराज ने क्या कहा है सार्वजनिक वित्त को लेकर के, कि उनके क्या ओपिनियन है। तो सार्वजनिक वित्त सरकारी द्वारा एकत्रित की जाने वाली आय तथा उसके व्यय में निहित सिद्धांतों का अध्ययन है। अब प्रोफेसर फिनले श्रीराज कह रहे हैं कि सार्वजनिक वित्त सरकार द्वारा, सरकारी अधिकारियों द्वारा, सरकारी विभाग द्वारा जो एकत्रित की जाने वाली आय और उसका व्यय है। पहले तो कैसे आय को एकत्रित किया गया, और फिर कि उसके व्यय में निहित सिद्धांतों का अध्ययन है कि एटलीस्ट उसको किस स्टाइल से खर्च करना है, वो सार्वजनिक वित्त कहलाता है। और उसके व्यय में निहित सिद्धांत है, कुछ सिद्धांतों का पालन करते हुए खर्च करना पड़ता है सरकार को, तो उन व्यय में निहित सिद्धांतों का अध्ययन भी सार्वजनिक वित्त में आता है कि उन्होंने कैसे वेल्थ को कलेक्ट किया और कैसे अब उसका एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इन दोनों की स्टडी जो होती है वो सार्वजनिक वित्त में आती है, और ये दोनों गतिविधियां सरकार द्वारा संपादित की जानी चाहिए, सरकारी अधिकारियों द्वारा होनी चाहिए, सरकारी विभाग द्वारा की जानी चाहिए, तभी हम उसको सार्वजनिक वित्त का नाम दे सकते हैं। उसके बाद प्रोफेसर फिलिप कह रहे हैं सार्वजनिक वित्त सरकारी संस्था के अंतर्गत एक संगठित समूह के, सबसे पहले सार्वजनिक वित्त जो है वो एक सरकार की संस्था है, गवर्नमेंट की बॉडी है, ये एसेंशियल है, ये इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सरकार की संस्था के अंतर्गत एक पूरा संगठित समूह है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, एटलीस्ट वही पब्लिक फाइनेंस का जो है काम करता है। तो सार्वजनिक समूह के सार्वजनिक वितरण से संबंध रखता है, इसलिए यह केवल सरकार के वित्त से ही संबंधित है, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, और ये केवल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसको सार्वजनिक वित्त कहते हैं। देन व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सार्वजनिक वित्त, वो हम इन्हीं डेफिनेशन से ढूंढने की प्रयास करेंगे। सबसे पहला सार्वजनिक वित्त जैसे सरकार के वित्त से संबंधित है, तो पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि यह सरकार के वित्त से संबंधित है, ये सरकार की संस्था के उससे संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर आएगा कि ये आय और व्यय का अध्ययन है, इसमें जो स्टडी की जाती है सार्वजनिक वित्त में वो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों की स्टडी की जाती है। उसके बाद आय और व्यय में निहित सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है, इसमें उन प्रिंसिपल की भी स्टडी की जाती है कि किसके बिहाफ पे एटलीस्ट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी, तो ये उसके विषय से भी किया जाता है। उसके बाद ये एक संगठित समूह है, सार्वजनिक वित्त को कलेक्ट करने के लिए एक पूरी ऑर्गेनाइज बॉडी गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, एटलीस्ट उसके लिए किया जाता है, वेलफेयर के लिए किया जाता है, गवर्नमेंट अपनी एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए करती है। टोटल कंट्रोल इस वित्त पर गवर्नमेंट का रहता है
कलेक्शंस की जो पॉलिसी है वो भी गवर्नमेंट डिटरमिनेट करती है, एक्सपेंडिचर की पॉलिसी भी जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू डिटरमिनेट किया जाता है। इट मीन्स इट इज टोटली रिलेटेड फ्रॉम पब्लिक, ये टोटली गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, इसलिए हम इसको सरकारी वित्त के नाम से जानते हैं। अब आता है व्हाट इज द सेक्टर्स, एटलीस्ट सार्वजनिक वित्त का विषय सामग्री क्या है, सार्वजनिक वित्त का क्षेत्र कहाँ है, ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, एटलीस्ट अब इसमें हम उनकी स्टडी करते हैं। तो श्रीमती उर्सुला हिस्क ने कहा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होगी, गवर्नमेंट का होता है, इसमें सार्वजनिक वितरण भी है और सार्वजनिक कलेक्शन भी है, टोटल पब्लिक के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है और कलेक्ट भी किया जाता है, उससे संबंध है। सरकारी संस्था है, एक संगठित समूह है, सरकारी सिद्धांत है, व्यय में निहित सिद्धांतों का अध्ययन करता है, आय व्यय का अध्ययन करता है, सरकारी अधिकारियों का सहयोग है और सरकार द्वारा की जाने वाली आय और उसके व्यय से संबंधित है, तो उसको हम टोटल पब्लिक फाइनेंस के नाम से जाते हैं। और ऑल ओवर एक्टिविटीज जो भी हमारी आर्थिक गतिविधियां वो सार्वजनिक वित्त पर निर्भर करती है। सरकार जितना ज्यादा फाइनेंस कलेक्ट करेगी, देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी ही रैपिड रेट से इंक्रीज की जा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो पैसा है, सरकार का जो पैसा है, पब्लिक जो फाइनेंस है, एटलीस्ट वो कलेक्ट इसलिए किया जाता है कि वेलफेयर एक्टिविटी को सरकार प्रमोट करे, गवर्नमेंट अपने सारी एक्टिविटीज को स्मूथली ऑपरेट कर सके, इसलिए पब्लिक फाइनेंस को कलेक्ट किया जाता है। अब आता है कि इसका क्षेत्र क्या है, एटलीस्ट क्या सेक्टर है, क्या इसका स्कोप है। तो श्रीमती उर्सुला हिस्क ने कहा है कि राज्य के आय और व्यय का गहन अध्ययन है। सबसे पहले सार्वजनिक वित्त जो है वो सरकार का इनकम और एक्सपेंडिचर की एक डीप स्टडी है कि किस स्टाइल से गवर्नमेंट वेल्थ कलेक्ट करती है और किस स्टाइल से गवर्नमेंट उसको खर्च करती है, तो इनका एक गहन अध्ययन ही सार्वजनिक वित्त कहलाता है। इसमें उन साधनों का विश्लेषण एवं परीक्षण भी निहित है, उसमें हम उन सोर्सेस को, उन साधनों का विश्लेषण व परीक्षण भी निहित है। जितने भी जो सोर्सेस होते हैं पब्लिक फाइनेंस में, सबसे पहले उनको एनालिसिस करते हैं, फिर उनकी टेस्टिंग भी होती है। जो भी सोर्सेस सार्वजनिक वित्त के रूप में काम में लिए जाते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट पब्लिक फाइनेंस को कलेक्ट करने के लिए लिए जाते हैं, एटलीस्ट सबसे पहले गवर्नमेंट उनको एनालिसिस करती है और उनकी टेस्टिंग करती है कि कहीं उनके कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है, कहीं उनकी कोई डीमेरिट्स तो नहीं है। तो पब्लिक फाइनेंस में सबसे पहले आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद उन साधनों का विश्लेषण और परीक्षण भी निहित है, उनकी टेस्टिंग भी की जाती है। जो भी सोर्सेस कलेक्ट किए गवर्नमेंट ने पब्लिक फाइनेंस को कलेक्ट करने के लिए, और उनकी टेस्टिंग और एनालिसिस दोनों किया जाता है, जिसके द्वारा राज्य संगठन सामूहिक मांग को पूरा करते हैं, जिसके द्वारा राज्य में गवर्नमेंट स्टेट जो है वो पूरी कंट्री की डिमांड को एटलीस्ट फुलफिल करते हैं। जिन सोर्सेस से इनकम कलेक्ट की है उन सोर्सेस के बिहाफ पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो टोटल कंट्री की डिमांड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है, तथा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त धनराशि भी प्राप्त करती है। और गवर्नमेंट को जो भी टारगेट एटलीस्ट अचीव करने हैं, उन टारगेट को अचीव करने के लिए वेल्थ भी इन्हीं सोर्सेस के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट करती है, तो उसको हम पब्लिक फाइनेंस के नाम से जानते हैं। अब है टेलर। प्रोफेसर टेलर ने भी सार्वजनिक वित्त के लिए एक अलग जो है वो कहा है। सार्वजनिक वित्त से संबंधित है कि सरकारी धन को एकत्रित करना, गवर्नमेंट का जो भी है हमारा कि सरकार के वित्त से संबंधित है। सबसे पहले सार्वजनिक वित्त जो है वो सरकार के वित्त से संबंधित है, इसकी रिलेशन उसके सरकारी धन को एकत्र करना। सबसे पहली बात पब्लिक फाइनेंस में क्या आता है, जो भी गवर्नमेंट वेल्थ को कलेक्ट करना चाहती है, धन को कलेक्ट करना चाहती है, एटलीस्ट सोर्सेस को कलेक्ट करना चाहती है, तो उसको एकत्रित करना और उसका वितरण करना, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है वापस, अलग अलग एक्टिविटीज पे गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। सार्वजनिक कोष का संचालन करना, और फिर जो भी पब्लिक का जो फंड होती है एटलीस्ट उसको अच्छी तरीके से संचालित करती है कि इस फंड का कैसे यूटिलाइजेशन किया जाएगा। राज्य की मांग व पूर्ति की गतिविधियां, अब कंट्री की एटलीस्ट डिमांड कितनी है, कंट्री की कितनी सप्लाई है, तो राज्य की मांग और पूर्तियां, पूरे देश की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। डिमांड का मतलब होता है कहाँ कहाँ खर्च करना है, क्या टारगेट है, क्या अचीव करना है, और पूर्ति मीन्स कैसे उनको वेल्थ को जो भी इनकम कलेक्ट किया एटलीस्ट उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मांग व पूर्ति की गतिविधियां सब सम्मिलित है। उसके बाद राजकोषीय मौद्रिक विषय से संबंधित जितने भी हैं
वो सब इसमें आते हैं, और उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब इसमें इंक्लूड की जाती है। तो प्रोफेसर टेलर ने इसके स्कोप को और ज़्यादा वाइड कर दिया है। उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक फाइनेंस के सेक्टर में इंक्लूड की जाती है कि रियल में कहाँ कहाँ और किस किस स्टाइल से जो है वो पब्लिक फाइनेंस को हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में सबसे पहला आता है राजस्व। सबसे पहला है सार्वजनिक राजस्व। कि जो भी गवर्नमेंट सबसे पहले सार्वजनिक राजस्व में जो कलेक्ट किया जाएगा, सार्वजनिक राजस्व तो इसमें सबसे पहले धन के संग्रहण के साधन, कि एटलीस्ट वेल्थ को कलेक्ट किया जाएगा तो उसके साधन क्या क्या होंगे, सरकार किन किन सोर्सेस से राजस्व को एकत्रित करेगी, इसकी स्टडी की जाती है। पहला जो क्षेत्र है सार्वजनिक वित्त का वो है पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक राजस्व। तो उसमें सबसे पहले स्टडी की जाती है सोर्सेस को लेकर के कि किन किन सोर्सेस के बिहाफ पे जो है वो वेल्थ को कलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले धन संग्रहण के साधन कौन कौन से होंगे, कैसे कैसे पैसा कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद है किन सिद्धांतों पर किया जाएगा, सिद्धांत क्या होंगे, इस वेल्थ को कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो किन किन प्रिंसिपल को फॉलो करेगी, और उन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए फिर सरकार जो है उनको कलेक्ट करेगी। उसके बाद साधन कर होगा या शुल्क, नॉन टैक्स इनकम होगी और टैक्सेबल इनकम होगी। ऑलमोस्ट हम दो तरीके से बांटते हैं, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। तो कर होगा ये शुल्क, पनिशमेंट, फीस, जुर्माना, अदर जो है वो इनकम होगी। तो किस साधन से सरकार इनकम कलेक्ट करेगी, कर से या शुल्क से करेगी। फिर उसके बाद उसके लिए अलग से नियम बनाना कि टैक्स के लिए अलग होंगे और अदर सोर्सेस से इनकम के लिए रूल्स रेगुलेशंस जो होंगे। तो पब्लिक फाइनेंस में फिर जिन साधनों से धन को एकत्रित किया जाएगा उनके नियम और सिद्धांत दोनों का प्रतिपादन, सिद्धांत को हम पहले ही कर चुके हैं, तो यहाँ पर नियम या नीतियां बनाई जाएगी जिन नियम या नीतियों के तहत सरकार जो है वो पब्लिक फाइनेंस को कलेक्ट करने का प्रयास करेगी। उसके बाद कराधान द्वारा एकत्र धन से क्या क्या समस्याएं आएगी। अगर हमने टैक्स को एज ए इंस्ट्रूमेंट माना है वेल्थ को कलेक्ट करने का, तो उससे बहुत ज्यादा कठिनाइयां भी आती है। तो एटलीस्ट उन कठिनाइयों और परेशानियों की स्टडी करना भी इसी पोर्शन में आता है कि कराधान द्वारा एकत्रित धन से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है, उन समस्याओं का अध्ययन करना, फिर उन समस्याओं के समाधान ढूंढना भी इसी में आता है। कि अगर कर से सरकार धन बहुत ज्यादा एकत्रित करती है तो कंट्री में डिससेटिस्फेक्शन लेवल होता है, जनता विरोध करने पे उतारू हो जाती है। तो एटलीस्ट जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उन समस्याओं का समाधान करना भी यही है, और समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण क्या थे, और अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है तो उस पर जनता का क्या प्रभाव पड़ रहा है, टैक्स लगाने से किस स्टाइल के टैक्स से कौन सा इम्पैक्ट शो हो रहा है, वो इम्पैक्ट भी उसकी भी स्टडी करना, ये सब इस पोर्शन में आते हैं। तो सबसे पहला था पब्लिक फाइनेंस, किन किन साधनों से धन एकत्रित किया जाएगा, किन किन सिद्धांतों के बिहाफ पे होगा, इन जो वेल्थ कलेक्ट की जा रही है वो टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल उसमें आती है। उसके बाद सारी पॉलिसीज और जो भी है रूल्स रेगुलेशन उनको बनाना पड़ेगा। अगर टैक्सेबल यूज है तो क्या उससे कोई परेशानी समस्या हो रही है उसका समाधान करना, और क्या कारण था कि गवर्नमेंट ने टैक्सेबल इनकम लगाई और उसका इम्पैक्ट एटलीस्ट पब्लिक पर किस स्टाइल का हो रहा है, इसकी स्टडी करना, ये इस पहले वाले पोर्शन के अंतर्गत आता है कि रियल में अगर पब्लिक फाइनेंस को यूज किया गया है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा आता है सार्वजनिक व्यय, कि अब अगर सरकार ने धन को एकत्रित किया तो एटलीस्ट गवर्नमेंट उसको खर्च भी करेगी। तो ये है सेकंड पोर्शन जिसको हम बोलते हैं सार्वजनिक व्यय। तो सबसे पहले इसमें सार्वजनिक निधि का वितरण आता है, निधि का वितरण की जो भी गवर्नमेंट ने वेल्थ कलेक्ट किया है एटलीस्ट उस वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस स्टाइल से किया जाएगा, वो इसमें आता है कि गवर्नमेंट ने जो भी पब्लिक फाइनेंस डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेस से कलेक्ट किया एटलीस्ट अब उसको कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस किस सेक्टर में करना है, किस किस स्टाइल से करना है, वो आएगा। उसके बाद किन सिद्धांतों को अडप्ट कर करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया,
कौन कौन से सिद्धांतों को फॉलो किया, वो प्रिंसिपल्स देखेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, और जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वहाँ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल जो भी सिद्धांत सरकार ने निर्धारित किए हैं उन सिद्धांतों के अनुसार ही ये वितरण जो है वो होगा। उसके बाद उस पर नीतियां बनाना, सार्वजनिक क्षेत्र के इसको वितरण को करने के लिए फिर जो है वो पॉलिसीज बनाई जाती है कि किन पॉलिसीज के आधार पर इस पब्लिक एक्सपेंडिचर को किया जाएगा। तो उसके लिए नीतियों का फॉर्मुलेशन करना, सिद्धांतों को बनाना, सिद्धांत हम बना चुके हैं, सार्वजनिक नीति का वितरण, अब थोड़ा सा नियंत्रण भी करना पड़ेगा। कहीं लग रहा हो कि सरकार की वेल्थ का यूटिलाइजेशन प्रॉपर उस सेक्टर में नहीं हो रहा है, जहां सरकार खर्च करना चाह रही है वहां पैसा इतना अच्छे से यूटिलाइज्ड नहीं किया जा रहा है, तो एटलीस्ट उस पर कंट्रोल भी लगाना जो है वो मेन मोटिव होगा। तो वहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल भी लगाने का प्रयास करेगी। उसके बाद है कि आलोचनात्मक आधुनिक प्रवृत्तियां भी देखना है कि व्यय की कौन सी आधुनिक प्रवृत्तियां हैं। आधुनिक प्रवृत्तियां कि पहले खर्च सरकार कहाँ करती थी, अब रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट किस सेक्टर में जो है वो अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रही है। कि पहले जब सरकार खर्च करती थी तो एक्सपेंडिचर किसी और सेक्टर में होता था, पहले प्रायोरिटी गवर्नमेंट की कुछ और थी इसलिए वहां किया जाता था, अब प्रायोरिटी कुछ और है। तो कुछ रिसेंट ट्रेंड्स हुआ है क्या एक्सपेंडिचर करने में, तो उसकी स्टडी करना भी इसी के अंदर आता है कि सरकार हो सकता है पहले एजुकेशन पे ज्यादा करती थी, अब हेल्थ पे ज्यादा कर रही है, अभी वैक्सीनेशन पे ज्यादा कर रही है, उसके बाद जो है किसी और पे ज्यादा करेगी। तो ये आधुनिक प्रवृत्तियां क्या है उनकी भी स्टडी की जाती है। उसके बाद थोड़ा सा आलोचनात्मक वर्णन भी करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं फेलियर्स ज्यादा रहती है। तो एक क्रिटिकल स्टडी जो है वो भी इसी पोर्शन के अंतर्गत आएगी। तो दिस इज द सेकंड सेक्टर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ये जो है पब्लिक फाइनेंस का सेकंड पोर्शन है जिसमें हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर को लिया है कि निधि का वितरण करना है, किन सिद्धांतों पर करना है, कौन सी नीतियां बनानी है, उसको नियंत्रित कैसे करना है, रिसेंट ट्रेंड्स क्या थे, क्या परिवर्तन हो गए, और थोड़ा सा क्रिटिकल स्टडी आलोचनात्मक वर्णन भी इसी के अंतर्गत किया जाएगा। उसके बाद थर्ड आ जाता है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण, अब इसमें क्या होता है कि पब्लिक इनकम, पब्लिक फाइनेंस और एक्सपेंडिचर इन दोनों में थोड़ा सा गैप आ जाता है, इसलिए गवर्नमेंट को सार्वजनिक ऋण भी लेना पड़ता है आय की कमी को पूरा करने के लिए। सबसे पहले पब्लिक डेब्ट जो है वो क्यों लिया जाता है, आय की कमी को पूरा करने के लिए, कि गवर्नमेंट की इनकम जो है, एक्सपेंडिचर ग्रेटर है और गवर्नमेंट की इनकम कम है, इसलिए सरकार जनता से ऋण लेती है, पब्लिक सेक्टर से ऋण लेती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो होते हैं टाटा बिरला अंबानी इनसे लोन लेती है, तो गवर्नमेंट लोन लेने का काम भी करती है। देन देयर आर टू सोर्सेज, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स इनसाइड द कंट्री, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द कंट्री। दोनों सोर्सेज से गवर्नमेंट लोन ले सकती है, देश के अंदर और देश के बाहर। विदेशी सरकारें, विदेशी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, विदेशी व्यक्ति, एनआरआईज, किसी से भी लोन लिया जा सकता है। तो गवर्नमेंट को लोन लेने का राइट है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को स्रोत का, सोर्सेस को सेलेक्ट करना पड़ता है इसके अंतर्गत कि किस सोर्सेस से लिया जाएगा, इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, उस स्रोत का, उस सोर्सेस को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा कि रियल में लोन कहाँ से कलेक्ट करना है। फिर एकत्र करने का तरीका क्या होगा, एटलीस्ट इस लोन को कलेक्ट किस स्टाइल से किया जाएगा वो डिसाइड किया जाएगा। फिर उस पर ब्याज की दर क्या होगी ये देखा जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरनल की ज्यादा है या एक्सटर्नल की ज्यादा है, जहां लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो एटलीस्ट हमें उसी को चूज करना। उसके बाद इसके पेमेंट का वे क्या होगा, भुगतान का ढंग क्या होगा, इजी गोइंग हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, लॉन्ग टर्म के बाद हो रहा है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि भुगतान का ढंग क्या है और भुगतान करने में कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है। तो उस समस्या की भी स्टडी इसी टॉपिक के अंतर्गत की जाएगी, इसी सेक्टर में की जाएगी कि रियल में क्या आ रहा है। तो इट इज टोटली रिलेटेड फ्रॉम पब्लिक डेप्ट, डेप्ट से रिलेटेड है, डेप्ट लेना पड़ता है, कंटिन्यूस ले रही है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखा जाता है, टाइम पीरियड को देखा जाता है, पेमेंट के तरीके को देखा जाता है, सोर्सेस क्या था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और एटलीस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है डेप्ट की उसको भी इसी में देखा जाता है। तो दिस इज द थर्ड पोर्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये हमारे पब्लिक फाइनेंस का थर्ड पोर्शन है।
उसके बाद आता है फोर्थ, वित्तीय प्रशासन। इसमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आता है, पूरा डिपार्टमेंट आता है, पूरा संगठन आता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन आता है, पूरा गवर्नमेंट की वो बॉडी आती है जो इस पूरी एक्टिविटी को ऑपरेट करने में इंक्लूड होती है। तो यहाँ पर हम विभिन्न कार्यों और उत्तरदायित्वों को संपादित करने के लिए एक संगठन बनाया जाता है। कार्यों और जितने भी उत्तरदायित्व हैं उन उत्तरदायित्व को संपादित करने के लिए गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, एक संगठन जो है उसको फॉर्मुलेट करती है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट होती है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। अब इन सभी का काम क्या होता है? बजट बनाना। मेन फंक्शन तो है बजट बनाना होता है। बजट जो होता है टोटल एस्टिमेशंस पर डिपेंड रहता है। इसमें सारे अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का ब्यौरा होता है कि रियल में एस्टिमेटेड इनकम कितनी होगी और टोटल हमारा जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है एटलीस्ट वो कितना होगा। तो अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का अंदाजा ये पूरा संगठन जो होता है वो मिलके लगाता है। तो एक प्रॉपर बजट जो होता है एवरी ईयर इनको प्रेजेंट करना ही पड़ता है। अब बजट के लिए सबसे पहले ये आय का अनुमान लगाएंगे, फिर ये व्यय का अनुमान लगाएंगे, दोनों का अलग अलग लगाएंगे। उसके बाद ये आंकड़े एकत्रित करेंगे, जितने भी डेटाज हैं इनकम और एक्सपेंडिचर्स के उनके करेंगे कि रेलवे पे इतना होगा, हेल्थ पे इतना होगा, एजुकेशन पे इतना होगा, वैक्सीनेशन पे इतना होगा। तो टोटल एस्टिमेटेड एक निकाल लेते हैं कि अगले साल खर्चा पूरे ईयर में कितना कितना खर्चा होगा, उनके ये थोड़े से डेटा कर लेते हैं। उसके बाद इनको बजट को प्रस्तुत भी करना पड़ता है। पार्लियामेंट में जो है बजट जो है दोनों सदनों के सामने, अपोजिशन और रूलिंग दोनों पार्टीज के सामने इस बजट को एटलीस्ट प्रेजेंट करना पड़ता है कि दिस इज आवर बजट फॉर अपकमिंग ईयर। इस आने वाले साल के लिए हमारा बजट जो है वो इस प्रकार का है। फिर बजट पास होने के बाद बजट को लागू करना भी इसी डिपार्टमेंट का काम होता है। लागू करने के बाद उसका मूल्यांकन करना कि व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट एंड व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस ईयर बजट, वो मूल्यांकन करना भी इसी का काम आ जाता है। तो ये है फोर्थ लेवल का पब्लिक फाइनेंस का सब सेक्टर कि यहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बजट बनाता है, बजट को ऑपरेट करता है, डेटा कलेक्ट करता है और सक्सेसफुली इवेल्युएट करता है कि रियल में बजट कहाँ तक सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। और लास्ट आता है आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये इसका लास्ट सेक्टर है कि रियल में इकोनॉमी में किसी स्टाइल का कोई फ्लक्चुएशन नहीं आए, एक स्टेबिलिटी रहे, कीमतों में नियंत्रण रहे, कीमतों पर नियंत्रण रहे, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रहे, डिमांड और सप्लाई इक्वल रहे और कंट्री में एटलीस्ट एक स्टेबिलिटी रहे, कहीं भी किसी भी सेक्टर में एक्सेस नाम की कोई चीज नहीं हो, पूरी अर्थव्यवस्था एक स्थिरता के साथ आगे बढ़े, टोटल जितनी इनकम है एटलीस्ट उतने ही हमारे एक्सपेंडिचर हो, डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो, मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग के बराबर रहे, कीमतों पर नियंत्रण रहे, कंट्री में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आए। ये लास्ट का बेसिक जो है सेक्टर है पब्लिक फाइनेंस का, जिसको हम बोलते हैं आर्थिक स्थिरता। तो इसके लिए फिर ये नीतियों का निर्माण करती है। सबसे पहली बात जिनसे स्थिरता लाए और फिर उन नीतियों को लागू करना भी इसी का काम होता है कि जो भी पॉलिसीज प्रिपेयर की गई है स्टेबिलिटी को लेकर के एटलीस्ट उनको सक्सेसफुली ऑपरेट करना भी इसी डिपार्टमेंट का काम होता है।